हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। तो साथियों, आज हम लोग जेट पेपर 2 हिस्ट्री में देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। आज हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, इसमें पहला क्लास है जहां पे हम लोग देखेंगे इसको जानने के क्या स्रोत है, गुप्ता एम्पायर को जानने के क्या सोर्सेस हैं और इसके आरंभिक सभी शासकों जो कि मैन है। मान लीजिए आपके सबसे मैन में कौन आ जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य, है ना। इनका इतिहास को हम लोग देखेंगे आज के क्लासेस में, और ज्यादा नहीं, विक्रमादित्य का हम लोग कल देखेंगे क्योंकि विक्रमादित्य को लेकर अलग से हमें क्लासेस बढ़िया से करना पड़ेगा। आज हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और जो आरंभिक शासक थे आपका श्रीगुप्त और घटोत्कच, इसको देखेंगे और इसका आरंभिक थोड़ा सिनेरियो को देखेंगे। विद्वानों के बीच इसको लेकर क्या मतभेद है, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर उसको देखेंगे और सभी शासकों का कार्यकाल देख लेंगे। आज का सेशन रहेगा, कल फिर और एक सेशन होगा जहां पे हम लोग इसको अन्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद के अन्य शासकों के बारे में जानेंगे और इसके बाद इनका पतन के कारणों को देखेंगे। और इसके बाद और एक क्लास होगा जहां पे इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है ना। भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? इसके कला और संस्कृति के कारण उसके लेकर एक स्पेशल क्लास होगा, यानी 3 क्लासेस में हम इसको डाइंड कर देंगे। ठीक है, आज गुप्ता एम्पायर का पहला क्लास है जहां पे हमें सबसे पहले इसके आरंभिक स्रोत से प्रश्न आता है। और साहित्यिक तो बहुत है लेकिन अभिलेखीय में थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट होता है। तो देखिए, गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए इसका किस प्रकार सीक्वेंस है शासकों का, इसके अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे इसके अभिलेख हैं। और अभिलेख होता है ना, बिल्कुल प्रमाणिक होता है, इसी काल के शासकों के द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं जो कि बिल्कुल 100% सही माना जाता है। और यहाँ पर क्या है, इसके गुप्त शासकों का वंशावली का जिक्र है ना। कौन कौन सा अभिलेख है, उन अभिलेखों का नाम आपको याद रखना है। पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है वुलसड स्तंभ लेख और तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख। और तीनों ही स्तंभ लेख या अभिलेख जो भी है उनके किसके द्वारा लिखवाया गया है, किस शासक के दौरान लिखा गया है, उसको आप याद रखिएगा, है ना। देख लीजिए, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसे समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। दूसरा है विलसड स्तंभ लेख, इसे कुमारगुप्त ने लिखवाया था। तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख, जिसे स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। याद रखिएगा, ये 3 अभिलेख हैं जो गुप्तों के आरंभिक जीवन काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित शासक कौन है, तो समुद्रगुप्त। विलसड स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि इसके आरंभिक शासक कौन थे। और इसी साक्ष्य के आधार पर ये जो अभिलेख है ना, इसी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि गुप्तों का जो सबसे पहला शासक था, यानी गुप्तों के जो आदि पुरुष थे ना, उसका नाम था श्रीगुप्त। इसे ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, श्रीगुप्त। यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी बने उसको कहते हैं घटोत्कच, उसका शासक था घटोत्कच। बस ये दोनों का ना इतिहास में विशेष महत्व नहीं है, बस है कि ये आरंभिक 2 शासक थे, बस इतना ही महत्व है। इसने गुप्त वंश का स्थापना किया, गुप्त साम्राज्य इसने नहीं बना पाया। साम्राज्य जो बनाया वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इसी ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसको हम गुप्त वंश का संस्थापक कर सकते हैं, श्रीगुप्त को। लेकिन गुप्त साम्राज्य की जब बात होती है, गुप्ता एम्पायर की बात आती है, तो चंद्रगुप्त को हम लोग गुप्ता एम्पायर मानेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि इसने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। ये स्वतंत्र शासक थे और इनके साथ ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी के अधीन थे, इसने महाराज की ही उपाधि ली थी। इसलिए गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो वहां पर आप श्रीगुप्त कीजिएगा। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा, वास्तविक संस्थापक तो वहां चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ जो विद्वानों के बीच कंट्रोवर्सी का विषय है, जिस प्रकार मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे कि वो किस वंश के थे, है ना, किस कुल के थे, उसी प्रकार गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में भी विद्वानों के बीच यहाँ पर मतभेद है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले विद्वान का नाम देखेंगे और फिर उसका क्या मत था। जैसे पहला है आपका
काशी प्रसाद जायसवाल, ये विद्वान है, इनका मत क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि ये लोग शूद्र थे। काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या कहा कि जो गुप्त थे वो क्या थे, शूद्र थे। इसी प्रकार गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार यानी आरसी मजूमदार, उसने क्या कहा, ये क्षत्रिय थे। गुप्तों को क्षत्रिय किसने माना है, गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार ने। गुप्तों को शूद्र किसने माना है, तो काशी प्रसाद जायसवाल ने। इसी प्रकार जो एलन है, अल्तेकर है और रोमिला थापर, ये गुप्तों को वैश्य मानते हैं, है ना, कि ये वैश्य से संबंधित थे। तो ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने, इनका मत क्या है, इसको आपको याद रखना है साथियों। इसी पर और एक इतिहासकार है हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गुप्त जो है ना ब्राह्मण थे। गुप्तों को क्या कहते हैं, ब्राह्मण थे। यानी विद्वानों के बीच ओवरऑल मतभेद है, लेकिन अधिकतर मान्यता यही है कि ये लोग है ना एक्चुअली ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इसीलिए ये ब्राह्मण जाति के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये विशेषकर ब्राह्मण को संरक्षण, ब्राह्मण जो वैदिक सभ्यता है उसको संरक्षित करने वाले शासक थे, ये मत है। लेकिन इसके एक्चुअल जो इनका क्या था, उत्पत्ति किस जाति के थे, वो अभी भी विवाद का विषय है। लेकिन ये मानते थे कि इसको ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण धर्म बोले मतलब ब्राह्मण जाति नहीं समझना है, ये ब्राह्मण धर्म किसको बोलते हैं, वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। ये वैदिक धर्म को मानते थे, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ प्रमुख गुप्त शासकों का आपको नाम जानना है, क्योंकि नाम जरूरी है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे सभी शासकों का कार्यकाल आपको जानना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग से ही सबसे पहले कौन थे, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का जो शासन काल है वो 240 से 280 रहा है, 240 से 280 ईस्वी। इसी प्रकार दूसरा कौन थे, घटोत्कच। घटोत्कच का जो शासन काल था वो 280 से 319। इसके बाद से ही क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, जब चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, और इसने 319 ईस्वी में पद ग्रहण किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में पद ग्रहण किया, और इसी को गुप्त संवत कहा जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत इसके राजनीतिक अभियान, राजनीतिक कह सकते सफर से हो जाती है। तो गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में हो जाती है, और इसका कार्यकाल है 319 से 335। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब हो गया, 319 से 335, याद रखना है। इसी प्रकार दूसरा आपका फोटो ब्लर हो रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको स्क्रीन दिखना चाहिए। वैसे फेस ब्लर हो रहा है, लेकिन स्क्रीन साफ दिख रहा है ना, स्क्रीन देखिए साफ दिख रहा है, फेस ब्लर हो रहा है। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी। सभी शासकों का कार्यकाल बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और जेपीएससी जेट में बहुत सारा आपको डेट तारीख वाला प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये नेट का एग्जाम नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा यहाँ पर आपको डेट तारीख वाला क्वेश्चन रहने वाला है। इसे देख लीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी का ट्रेंड है पूछने का अलग, उसी स्टाइल से क्वेश्चन पूछते हैं। रामागुप्त, इनका 375 से 380। लेकिन बता दें, रामागुप्त का जो काल है ना, इसको लेकर विवाद है, इसको कुछ राइटर मानते हैं कि ये थे, कुछ नहीं भी मानते हैं, इसको लेकर विवाद भी है रामागुप्त को लेकर। इसके बारे में हम लोग बाद में फिर चर्चा भी करेंगे। रामागुप्त, इसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का 380 से 414 तक है। कुमारगुप्त, या इसी का कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी कहते हैं, इसका कार्यकाल है 415 से 454 ईस्वी तक, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का। और ये बता दें, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी NU की स्थापना की थी, जो कि बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी कुमारगुप्त ने की थी, जो कि आपका बिहार में है, जिसको कि अभी फिर से एक विश्व
प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में बनाने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। इसके बाद जो शासक बने वो थे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बारे में जान लीजिए। स्कंदगुप्त के समय ही जो गुप्त साम्राज्य है ना वो पतन की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि इसी के काल में हूनों का आक्रमण हुआ था। हूनों का आक्रमण, हूनों का आक्रमण आपसे पूछा जाएगा, हूनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के काल में हूनों का आक्रमण हुआ था। तो स्कंदगुप्त का कार्यकाल कब थे? 455 से 467। और जो इस वंश का अंतिम शासक था वो थे आपका विष्णुगुप्त। इस वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। इसका कार्यकाल है 540 से 550 ईस्वी। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, और ये अंतिम शासक यानी आरंभिक शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके जो शासक सबसे महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक, और इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका कार्यकाल आपने देख लिया 319 से 335। इसने क्या किया ना, गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की। गुप्त साम्राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा अगर किसने दिलाई है ना, एक एम्पायर का उपाधि किसने दिलाया, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक होने का भी गौरव हासिल किया, और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो क्या हो गया? पहला गुप्त वंश को साम्राज्य की प्रतिष्ठा दिलाई, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक, जिसने कौन सी उपाधि ली? महाराज धीराज। तो पहला गुप्त वंश का शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने गुप्त संवत चलाया। कब चलाया? जब ये शासक बने 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में, या एक नए संवत चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। कौन सा संवत? तो गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना कब हुई? 319 ईस्वी में। ये इसका जो शासन, जब शासक ये बने, जब इसने सत्ता संभाली, तभी इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना कर दी। और गुप्त संवत है, और एक आपका शक संवत, जिसके अनुसार हमारा पंचांग चलता है, शक संवत। उसको कब बोलते हैं? 78 ईस्वी, याद रखिएगा। शक संवत की शुरुआत कब से होती है? 78 ईस्वी से। और गुप्त संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 319 ईस्वी से। तो दोनों में कितने साल का अंतर हो गया? 240 वर्षों में। ये भी प्रश्न आता है, गुप्त संवत और शक संवत में कितने सालों का अंतर है? तो आपको गुप्त संवत याद रहेगा 319 ईस्वी है, शक संवत 78 ईस्वी है, तब ना आप दोनों का अंतर निकालिएगा। तो दोनों के बीच 241 वर्षों का अंतर है। तो गुप्त संवत की स्थापना 319, शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी। और ये किसने किया था? कुषाण। ये किसने किया था? कुषाण काल में इसकी स्थापना हुई थी शक संवत की। शक संवत की स्थापना कब हुई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में किसने किया था? कनिष्क ने। कनिष्क ने किया था। जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उसने शक संवत चलाया था। और जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे उसने चलाया कौन सा? गुप्त संवत 319 में, शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने कूटनीति का भी सहारा लिया, और जब देखा जिस साम्राज्य को जीतना थोड़ा मुश्किल है, वहां पर इसने युद्ध नीति की जगह वैवाहिक नीति का भी सहारा लिया। इसके समय में वैशाली के जो लिच्छवी थे काफी मजबूत थे। इनको लगा कि युद्ध से उसे हरा नहीं सकते हैं, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और इसने लिच्छवी की राजकुमारी, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी से इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। जिस प्रकार मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार का रोल था, उसी प्रकार इसने भी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और एक प्रकार से कह सकते हैं लिच्छवी जो बहुत ही प्रमुख शत्रु से इसके ऊपर खतरा था, उससे वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने साध लिया। ठीक है। इसके काल में और जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो समझिए। इसने पहली बार, पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए, पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए और रजत यानी चांदी की मुद्राओं का इसने प्रचलन गुप्त वंश को चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ। और इसीलिए इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है ना, इसके पीछे इन मुद्राओं का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इतिहास की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसके इतिहास की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसने चांदी का सिक्का जारी किया है ना, और कहा जाता है
कि यह उस साम्राज्य की नींव रखने में सफल रहा जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी, जिसको कि बाद में चलकर बिंदुसार अशोक ने आगे बढ़ाया। उसी प्रकार का काम यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। जिस प्रकार भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था, उस दौर में इसने पूरे उत्तर भारत पर जिस प्रकार आर्यावर्त पर एक छत्र राज किया, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और आगे चलकर समुद्रगुप्त ने इसे दक्षिण भारत तक विस्तारित करने का काम किया। जिस प्रकार अशोक ने वहां पर उस भूमिका को निभाया था, यहाँ समुद्रगुप्त ने उस भूमिका को निभाया। जिस प्रकार अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक बना, उसी प्रकार यहाँ पर समुद्रगुप्त जो इसका पुत्र था, वो इस वंश का सबसे महान शासक बना। समुद्रगुप्त के काल में ही गुप्त वंश का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था। याद रखिएगा, जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, इसी के काल में गुप्त वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण, इसके अभिलेख देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए इसका इतिहास भी सबसे ज्यादा प्रकाशित है, सबसे ज्यादा प्रकाशमय है। समुद्रगुप्त का कार्यकाल को देखेंगे तो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इसने राज किया, है ना। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में हुआ। इसका जो विजय है, इसने जिस प्रकार लगातार बैक टू बैक ये एक युद्ध में विजयी रहे, और इसका वर्णन इसने अपने अभिलेखों में करा है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब क्या हुआ? प्रशंसा। प्रयाग जो इलाहाबाद में, इलाहाबाद का ही नाम है प्रयाग, तो उसी को प्रयाग प्रशस्ति, वहां जो अभिलेख है ना, उसी अभिलेख में इसके जो कवि थे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और इस प्रशस्ति में इसने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया है, और किस प्रकार उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, उसका पूरा विस्तार वहां पर दिया गया है। ठीक है, और इसीलिए पूरा पृथ्वी का ऐसे विजेता, है ना, वगैरह बहुत सारी बड़ी बड़ी उपाधियां इस अभिलेख में दी गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है भाई? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा विजयी अभियानों का वर्णन है। इसने जो विजय अभियान चलाया, इसी का इसमें वर्णन है। इसके साथ ही इसमें यह भी है कि प्रयाग प्रशस्ति में ही, मतलब समुद्रगुप्त से जुड़ा हर एक जानकारी यहाँ पर है। इसमें यह भी है कि जो सत्ता की प्राप्ति हुई थी, है ना, समुद्रगुप्त को जो सत्ता की प्राप्ति हुई थी, जैसे राजतंत्र में क्या होता है कि हत्या करके सत्ता की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही शानदार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्ति का वर्णन है। इसी प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में कहा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम, इसके जो पिता थे, इन्होंने भरी दरबार में समुद्रगुप्त अपने पुत्र को उत्तराधिकारी चुना था। इसका वर्णन भी इसमें दिया है, यानी यह पिता का आदर्श पुत्र था, तब ना उसे बड़े दरबार में अपना उत्तराधिकारी चुना, उसमें दिखा कि इसमें योग्यता है। इसका विवरण प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने जो दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत पर जो अभियान चलाया, और वहां पर जो 12 राजाओं को हराया, दक्षिण में 12 राजाओं को हराया, इसको इतिहासकार जो राय चौधरी हैं वो क्या कहते हैं? धर्म विजय। तो किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी है? तो राय चौधरी ने। इसी प्रकार इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए हरिसेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समुद्रगुप्त अगर प्रसन्न है, समुद्रगुप्त अगर प्रसन्न है तो यह कुबेर है। कुबेर किसको बोलते हैं? धन का देवता, है ना। कुबेर किसको बोलते हैं? धन का देवता। यदि समुद्रगुप्त प्रसन्न है तो यह कुबेर है। अगर यह रुष्ट हो गया, गुस्सा गया, तो यही यमराज है। यमराज कौन है? मृत्यु का देवता। यानी इसकी बहुत बड़ी बड़ी प्रशंसा की गई है ना यहाँ पर। और जब कोई आपका कवि है, आप उसको पेमेंट करते हैं, एक प्रकार से कैसे वो थोड़ा अति भी लिखता है ना, आप पर चाटुकारी भी करता है, तो कुछ अति भी लिख दिया है, ऐसा नहीं है ना, बहुत अति भी लिखा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो चीजें कही गई है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज, इसकी जानकारी एरन अभिलेख से भी मिलती है। इसकी जानकारी एरन अभिलेख से भी मिलती है। वैसे प्रयाग प्रशस्ति जो इनका मूल है, उनका प्रमाण एरन अभिलेख देता है, यानी एरन अभिलेख में अगर ये प्रमाण मिलता है, यानी इस प्रकार की चीजें सही प्रतीत होती है। इसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति में ही इसको क्या कहा गया है? धरणीबंध। धरणीबंध मतलब क्या हो गया? धरणीबंध
यानी पृथ्वी को बांध लेने वाला। और आर्यावर्त में इसने जो नीति अपनाई, आर्यावर्त मतलब क्या हो गया, उत्तर भारत। आर्यावर्त मतलब हो गया उत्तर भारत, उत्तर भारत। आर्यावर्त मतलब कि उत्तर भारत की बात हो रही है, और दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को दिग्विजय का उद्देश्य था धरनी बंद। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो इसका कहा गया कि जो दिग्विजय चलाया गया, जो विजय अभियान चलाया गया, क्यों चलाया गया, धरनी बंद, पृथ्वी को बांधने के लिए। ठीक है, पूरा पृथ्वी को इन्होंने बांध दिया था, इसे धरनी बंद की उपाधि भी दी गई है। इसका उद्देश्य था धरनी बंद, पूरे पृथ्वी को बांध लेना है। ये मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से जो कवि है ना, कवि का लिखने का जो शैली है, उसी कविता के रूप में उसे लिखा गया है। जैसे मान लीजिए बजरंगबली का जो चालीसा है ना, बजरंगबली का जो हम लोग आरती करते हैं, उसमें बजरंगबली का बहुत महिमा मंडन करते हैं, है ना, जिसका भी आरती को उसका महिमा मंडन। एक प्रकार से यह समुद्रगुप्त का महिमा मंडन है ना। इसको कुबेर का उपाधि दिया गया है, यमराज का उपाधि दिया गया है, इसे धरनी बंद कहा गया है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि इसने जो नीति अपनाई आर्यावर्त में, विशेषकर उत्तर भारत में, तो उस नीति को कहा प्रस्रबोधरण। तो समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई आर्यावर्त में, उत्तर भारत में, उसको क्या कहा गया, प्रस्रबोधरण। और जो दक्षिण भारत में अपनाया ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले ग्रहण किया, फिर उसे मोक्ष दिया, फिर उसे अनुग्रहित कर दिया। इसका डिटेल हम लोग नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें निकल कर आई है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय यानी जो विजय अभियान चलाया, उसके पीछे उद्देश्य उसका क्या था, उद्देश्य क्या था, धरनी बंद, पृथ्वी को बांध लेना। उसने जो दिग्विजय की नीति आर्यावर्त में अपनाई, उस नीति का पार्टिकुलर नाम क्या था, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, तो प्रस्रबोधरण। जो नीति उसने दक्षिण भारत के लिए अपनाई, उस नीति का नाम क्या था, ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो इसको अब हम लोग डिटेल में थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई, उस नीति को हम लोग अलग अलग अभी तोड़ कर देखेंगे, आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त की अन्य उपाधियां भी थी, क्योंकि यह कवि भी अच्छा था, है ना, कवि भी अच्छा था। इसके सिक्कों पर बाघ का प्रतीक चिन्ह था, इसलिए व्याघ्र भी कहा जाता है, पराक्रमांक भी कहा जाता है, सरराजो क्षेताक कहा जाता है, धरनी बंद भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की अन्य उपाधियों को याद रखिएगा। पूछा जाएगा किस शासक को कविराज की उपाधि दी जाती है, समुद्रगुप्त को। किस शासक को व्याघ्र की उपाधि दी जाती है, समुद्रगुप्त को। किस शासक को पराक्रमांक की उपाधि दी जाती है, समुद्रगुप्त को। किस शासक को सर्वराजो क्षेताक की उपाधि दी जाती है, समुद्रगुप्त को। किस शासक को धरनी बंद की उपाधि दी जाती है, समुद्रगुप्त को। इसी प्रकार इसके साथ ही और एक भारत का नेपोलियन इसकी उपाधि है। इसे किसने कहा है, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं, किस शासक को, समुद्रगुप्त को। किसने कहा है, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन क्यों, क्योंकि जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन लगातार सभी देशों को हरा रहा था, लगातार वो युद्ध जीत रहा था, उसी प्रकार यह भारत में लगातार इसने युद्ध जीता था ना, लगातार युद्ध जीता था। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा है विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ये भी क्वेश्चन आएगा, किसने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त जैसे यहाँ उपाधि दी कविराज, तो जिस प्रकार इसका उपाधि है, उपाधि सच भी है, क्योंकि समुद्रगुप्त विजेता के साथ कवि था, संगीतज्ञ था, विद्या का संरक्षक था, है ना। उसके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया, यानी संगीत में रुचि रखता था, इसीलिए इसको कविराज भी कहा जाता था, है ना। यह अच्छा कवि भी था। समुद्रगुप्त के समय और एक घटना घटी थी विश्व स्तर पर। वो घटना है समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका का जो शासक है, समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, श्रीलंका के शासक नाम रखिएगा याद, मेघवर्मन ने अपना दूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था तथा बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। कहां पर, गया में। गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति इसने मांगी थी। किसने, मेघवर्मन ने। आपसे क्वेश्चन आएगा किस शासक ने, श्रीलंका के किस शासक ने अपना दूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था गया में बौद्ध मठ बनाने के लिए, तो मेघवर्मन, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये याद रखिए, इसके काल में जिन शासकों ने यहाँ पर
जो उसकी अधीनता स्वीकार की, जैसे शक, कुषाण, मुरन, ये सभी शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार की। और अधीनता जब स्वीकार की, इसने डायरेक्ट उस पर नियंत्रण नहीं किया, है ना, उन शासकों पे डायरेक्ट नियंत्रण नहीं किया। इसने क्या किया, वहां 3 नीतियां अपनाई। पहला अपनाया कि आत्मनिवेदन, सम्राट के सामने आपको स्वयं दरबार में हाजिर होना है। डायरेक्ट कंट्रोल करना इनको लगा कि हमारे लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए इसने क्या कहा, आत्मनिवेदन, यानी सम्राट के सामने स्वयं दरबार में हाजिर होना है, यानी हाजिरी लगाना है ना, नतमस्तक होना है। दूसरा क्या कहा, कन्योपायन की नीति अपनाई, अपनी पुत्रियों का गुप्त राजवंश से विवाह करना, यानी रिश्तेदार बन जाना आपको। इसके बाद गुरुत मदंग, अपने विषय या भुक्ति के जिलों के लिए शासनादेश प्राप्त करना, यानी आपको अपने राज्य में कैसा काम करना है, किस प्रकार की नीतियां अपनानी है, इसके लिए यहीं से आदेश लेना है। यानी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का नीति अपनाई, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का नीति अपनाया, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने का प्रयास किया। जो शक, कुषाण जिस पर इसने नियंत्रण किया, उसको इनडायरेक्ट वे में अपने पास रखा, डायरेक्ट उस पर रूल्स नहीं किया। उनको सबसे पहले क्या, आत्मनिवेदन करना है, सम्राट के दरबार में हाजिरी लगाना है, अपने कन्या का विवाह गुप्त राजवंशों के साथ करना है। गुरुत मंदक, यानी अपने विषय या भुक्ति के लिए, यानी किसका, जो शक, कुषाण शासक हैं, उसके भुक्ति, यानी उसका जो साम्राज्य है, उस वहां जो प्रांत है, वहां पर कौन सा शासन चलेगा, इसका आदेश समुद्रगुप्त से लेकर जाना है, समुद्रगुप्त से लेकर जाना है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया, इसने डायरेक्ट नियंत्रण नहीं किया। देखिए डायरेक्ट नियंत्रण लेने से बहुत प्रकार की चीजें हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जिम्मेदारी आ जाएगा आपके अंदर, जनता आक्रोशित हो सकती है। इसीलिए इसने क्या किया, शासकों को बने रहने दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखा, जैसे भी अमेरिका करता है। अमेरिका देखिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण वेनेजुएला पे करके रखा है ना, अप्रत्यक्ष नियंत्रण अभी आपका डेनमार्क पर करके रखा है। ये वो अमेरिका चाहता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता है ना, वो दिक्कत होगा। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वही समुद्रगुप्त ने भी किया था। इसके बाद देखते हैं, समुद्रगुप्त ने अपने विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। तो गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो समुद्रगुप्त ने, जिसकी जानकारी उसके सिक्कों और उसके उत्तराधिकारी के अभिलेखों से मिलती है। अगर इसके विजय अभियान को देखें तो हमने पहले भी कहा, उत्तर भारत में इसने 9 शासकों को पराजित किया। उत्तर भारत, इसी को आर्यावर्त कहा गया है, इसके लेखों में उत्तर भारत को क्या कहा गया है, आर्यावर्त। तो किन 9 शासकों को हराया, उसको अगर देखना है तो उसका एक लिस्ट है यहाँ पर, उसको देख लीजिए। उत्तर भारत के जिन 9 शासकों को हराया था उसका नाम आप देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक उसमें शामिल नहीं थी, तो ये 9 शासक थे उत्तरी भारत के आर्यावर्त के, जिसको उसने हराया। रुद्रदेव को हराया, ठीक है, मातिल को हराया, नागदत्त, इसके बाद गणपति नाग, चंद्रवर्मा, नागसेन, अच्युत, अलवर्मा और नंदी, ठीक है। इन 9 शासकों को इसने हराया, कहा, उत्तर भारत में। इसी प्रकार इसके अगर दक्षिण भारत के अभियानों को भी देखेंगे हम लोग, दक्षिण भारत में इसने किसको हराया, ठीक है, उसको भी देखेंगे। अभी यहाँ पर जो उनका सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है उसके बारे में और एक पैराग्राफ जान लीजिए। जो प्रयाग प्रशस्ति है, किसने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है उसके कवि हरिसेन। इसी को इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ना, वहीं पर प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख में लिखा गया है, इसको इसका जो राइटर है वो हरिसेन है, लेकिन वहां पर जो उत्कीर्ण करा, इसको खुदवाया, लिखवाया, उसका नाम है तिलभट्ट। दोनों का नाम मैं समझ ही रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई कविता लिखा, तो कविता आपने लिख दिया, ड्राफ्ट कर दिया, आप राइटर हो गए, है ना, आप कवि हो गए। लेकिन जिसने उसे प्रिंट किया, है ना, जिसने उसे टाइप किया, उसका नाम समझिए तिलभट्ट है। तो वही हाल है, ये कविता जो लिखा हरिसेन ने, लेकिन जो इलाहाबाद स्तंभ लेख में इसको उत्कीर्ण कराया प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, वो किसने कराया, तिलभट्ट ने। तिलभट्ट वो व्यक्ति था जिसने इसको वहां पर उत्कीर्ण कराया, मैंने खुदवाया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया, और दक्षिणापथ के कितने शासकों को, 12 शासकों को। और यहाँ पर 3 आधार उसने अपनाए, जिसका हमने पहले वर्णन किया था। अब उसको यहाँ पर डिटेल करने का समय आ गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या था, ग्रहण किया था, हमने पहले बताया था
कि सबसे पहले उसने ग्रहण किया, यानी हरा दिया। हरा दिया मतलब क्या हो गया, शत्रु पर अधिकार हो गया। सबसे पहले ग्रहण किया, सबसे पहले ग्रहण किया यानी अधिकार कर लिया, हरा दिया उसको, अधिकार कर लिया। दूसरा उसे क्या क्या कर दिया, मोक्ष, यानी शत्रु को मुक्त कर दिया, शत्रु को मुक्त कर दिया। हरा दिए, आप हमारे अधीन आ गए, आपने माफी मांग लिए, आपको हमने मुक्त कर दिया। फिर अनुग्रह, राज्य को लौटा दिए, दया कर दिए। लेकिन यहां शर्त था कि समय समय पर आकर जो टैक्स है वो भरना है, आकर कुछ उपहार देना है, ठीक है। समय दिया जाता था, इस समय आप राजा को उपस्थित होना है और नतमस्तक होना है दरबार में, यानी समय समय पर ये दिखाना है और समुद्रगुप्त को ये लगे कि आप हमारे नीचे हैं, हमसे झुके हुए हैं, ठीक, आप हमारे अधीन हैं। ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ना, डोनाल्ड ट्रंप पूरा दुनिया से यही चाहता है कि हम सबका बॉस है, सब हमसे नीचे रहो, बस उसको ये ईगो उसके अंदर आ गया है। उस प्रकार की समझिए, उसको एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे रख सकते, इस प्रकार की चीजें थी। और डायरेक्ट नियंत्रण लेना मतलब बहुत प्रकार की समस्याएं थी, है ना। लॉ एंड ऑर्डर को देखना था, उतने अधिकारी चाहिए, सैनिकों की संख्या चाहिए, इसीलिए इसने बड़ा ही दिमाग से इन चीजों को हैंडल किया और वहां पर उसे बने रहने दिया। उसे जो टैक्स है टैक्स मिलता रहा। समुद्रगुप्त के जो बहुत प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे, समुद्रगुप्त ने अलग अलग बहुत प्रकार के सिक्के चलाए थे। सिक्कों से भी प्रश्न आते हैं कि गरुड़ सिक्के किसने चलाए, तो समुद्रगुप्त ने। धनुर्धारी सिक्के किसके हैं, समुद्रगुप्त के। परशु सिक्के किसके हैं, समुद्रगुप्त के। अश्वमेध सिक्के किसके हैं, समुद्रगुप्त के। वीणाधारी सिक्के किसके हैं, समुद्रगुप्त के। आपको पता है इसने अश्वमेध कराया, वीणा बजाते थे, इसलिए इन सिक्कों पर इसने सिक्कों पर इन चीजों को उत्कीर्ण कराया था। इसके अलावा इनका एक व्याघ्र सिक्का भी है। ये 6 सिक्के थे, इसको आप जान सकते हैं। गरुड़ सिक्का, धनुर्धारी सिक्का, परशु सिक्का, अश्वमेध सिक्का, वीणाधारी सिक्का, व्याघ्र हनन सिक्का। इनके सिक्कों पर ये सारे तस्वीर बने रहते थे, है ना। यहाँ मैंने बाघ का तस्वीर, यहाँ वीणा का तस्वीर, अश्वमेध यज्ञ का तस्वीर, इसीलिए इन सिक्कों का नाम अलग अलग यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसे और एक उपाधि दी गई है, क्या दिया गया, लिच्छवी दोहित्र। यानी जब वो कह सकते हैं लिच्छवी दोहित्र क्यों कहलाए, क्योंकि उसके पिता जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने कहाँ शादी किया था, लिच्छवी, है ना, लिच्छवी में। यानी ये लिच्छवियों का कौन हो गया, लिच्छवियों का ये कौन है, भांजा, इसीलिए इसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी के जो शासक थे उसका एक प्रकार से भांजा हो गया, इसलिए इसका उपाधि लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। अब आर्यावर्त में जो इसने 9 राजाओं को हराया, हमने उसका नाम देख लिया है, तो उसमें अच्युत, नामसेन और कोतकुलज, इसका नाम काफी फेमस है, 3 का नाम याद रखिएगा। उत्तर भारत के जिन 9 राजाओं को हराया, जिसमें 9 का नाम अगर नहीं भी याद रखिएगा, ये 3 का नाम जरूर याद रखिएगा, अच्युत, नामसेन और कोतकुलज। इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण अन्य स्रोतों से भी मिलता है, ये कोरिलेट होता है, इसलिए 3 शासक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन 3 शासकों का नाम याद रखिएगा इसे अलग से। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के लिए उत्तर पश्चिम, समुद्रगुप्त के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राज्यों एवं गणतंत्री राज्यों ने सर्वकरणदान, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन के द्वारा सेवा की। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो भी राज्य थे उसके साथ उसने क्या क्या चीजें अपनाई, सर्वकरणदान, आज्ञाकरण एवं प्रणामागमन, ये हर एक शासकों का उसने नीति बनाई। पहला सर्व करदान यानी टैक्स, आपको यहाँ पर टैक्स आके देना है। किससे किससे नीति अपने, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों प्रकार के राज्यों से आपको यहाँ टैक्स देना है। आज्ञा पालन करना है, ना आपको उपस्थित होना है, ठीक है, प्रेजेंट होना है। जब यहाँ पर बुला दिया जाएगा तो आपको यहाँ प्रेजेंट हो जाना है, हाजिर हो जाना है। समुद्रगुप्त ने आपको याद किया तो आपको हाजिर हो जाना है, ठीक है। समय समय पर टैक्स देना है, हाजिर हो जाना है। इसके बाद प्रणाम गमन, और आके यहाँ पे क्या करना है, नमन करना है, ठीक है, प्रेयर करना है ना। महाराज से प्रेयर करना है, हमेशा अपने किसी काम के लिए प्रेयर करना है, यानी टैक्स देना है, प्रेजेंट होना है और प्रेयर करना है। ये चीज वो बीच बीच में कराते रहते ताकि आपको ये ना लगे कि हम स्वतंत्र शासक हैं। स्वतंत्र शासक हैं
ये आपको लगे नहीं। अब है कि समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण के 12 राज्यों को जीता उसका नाम है यहाँ पर, उसको भी आप याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। दक्षिण के जिस 12 राज्यों को हराया उसका नाम एक जगह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक जगह कौन कौन से शासक थे देख लीजिए, आपका कौन कौन सा राज्य था। पहला हो गया कोराल, कोराल के शासक थे मंत्रराज। इसी प्रकार महाकांतर, यहाँ के शासक थे व्याघ्रराज। कांची के विष्णुगोप। कोट्टूर स्वामीदत्त। एरंडपल यहाँ के शासक थे दमन। कौशल, ये वाला कौशल नहीं, ठीक है, और दूसरा कौशल दक्षिण का। महेंद्र। फिर देवराष्ट्र, इसके शासक थे कुबेर। वेंगी के शासक हस्तिवर्मा। कुस्थलपुर के शासक थे धनंजय। पालवक के शासक थे उग्रसेन। अवमुक्त के शासक थे नीलराज। और पिष्टपुर के शासक थे महेंद्रगिरी। ये दक्षिण भारत के इन 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान, जिसको दिग्विजय अभियान कहा जाता है, उसमें उसने हराया था। और ये इसकी बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आज हम लोग समुद्रगुप्त तक देखें। कल के क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल हम लोग फिर जाएंगे किस पर, जो इसके बाद आपका महत्वपूर्ण शासक है जिसे भारत का विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ कल एक सेशन रहेगा और परसों एक सेशन रहेगा जहां पे हम लोग इसे कला और संस्कृति वाला टॉपिक को टच करेंगे और गुप्त साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के साथ हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सेशन समाप्त हो जाएगा। हम फिर मिडाइवल में चले जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस करना, एग्जाम फाइटर नंबर 1 जुड़ सकते हैं और हमारे पास क्लासेस चल रही है। और आपको क्लासेस के लिए क्या करना होगा, क्लासेस के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसको आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। और ऐप का लिंक, और उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा और क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें ऐप पे मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद सारी क्लासेस इस प्रकार दिख जाएगी आपको। आप इसी में अगर आगे बढ़िएगा तो आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री की क्लासेस है ना, जेट पेपर 2 हिस्ट्री। तो जिस किसी का भी हिस्ट्री हो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए हमने बता दिया प्लेटफॉर्म, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक यहाँ पर दे दिया है। अगर आप ऐप के साथ क्लासेस करते हैं तो आपको फायदा क्या है ना, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो तो मिलेगा ही, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट को अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो निश्चित ही ये आपके एग्जाम के लिए शानदार होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ से लड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। और इसलिए आप सभी इसमें जरूर जुड़े। चैनल पर अगर नए हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी वीडियो तो मिल ही रहा है, भले पीडीएफ नोट्स ना मिले। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको ऐप पे आना होगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।